5 मार्च 1931 को गांधी और अंग्रेजों के बीच एक समझौता होता है जिसे इतिहास में गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के ठीक 13 दिन बाद 23 मार्च 1931 को शाम 7 बजे 3 क्रांतिकारियों को फांसी दे दी जाती है। फांसी देने के ठीक 3 दिन बाद 26 मार्च 1931 को गांधी जी कांग्रेस के कराची अधिवेशन में भाग लेने के लिए कराची पहुंचते हैं। वैसे तो गांधी देश में जहां भी जाते उनका बड़े ही आदर के साथ स्वागत होता, लेकिन इस बार गांधी का स्वागत हो रहा था गांधी मुर्दाबाद के नारों के साथ, क्योंकि इन लोगों का मानना था गांधी जी ने जानबूझकर भगत सिंह को नहीं बचाया। क्या सच में गांधी जी ने भगत सिंह को बचाने के लिए कोई कोशिश नहीं की थी, और कोशिश की थी तो क्या उनकी कोशिशें आधी अधूरी थी? क्या सच में गांधी जी इतने ताकतवर थे कि वो चाहते तो भगत सिंह की फांसी रद्द करवा सकते थे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या स्वयं भगत सिंह भी चाहते थे कि उन्हें गांधी बचा ले? या मैं थोड़े कठोर शब्दों में कहूँ तो क्या भगत सिंह गांधी की दया पर जीवित रहना पसंद करते? इन्हीं सारे सवालों के जवाब ढूंढने का प्रयास करते हैं आज के इस वीडियो में। दो बातें वीडियो शुरू होने से पहले ही क्लियर कर दूं, मैं इस वीडियो में एक भी बात अपने मन से नहीं बोलूंगा। हर चीज का प्रूफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दूसरी बात, ना ही मैं लेफ्ट विंग की तरह गांधी जी को जस्टिफाई करने की कोशिश करूंगा और ना ही मैं राइट विंग की तरह गांधी को विलन बनाने की कोशिश करूंगा। मैं निष्पक्ष होकर आपके सामने सच्चाई के साथ तथ्य पेश करूंगा ताकि आप सच्चाई जान सके और इस मुद्दे पर अपना अनबाइस्ड ओपिनियन बना सके। सच्चाई तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा लाहौर षड्यंत्र केस, क्योंकि इसी केस में भगत सिंह को फांसी दी गई। 30 अक्टूबर 1928 को पंजाब के क्रांतिकारी नेता लाला लाजपत राय लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। विरोध को बढ़ता देख पुलिस अधिकारी जेम्स स्कॉट लाठी चार्ज का आदेश दे देता है। पुलिस बेरहमी से भीड़ पर लाठियां बरसाती है। पुलिस लाला लाजपत राय को बुरी तरह लाठियों से पीटती है। वो खून से लहूलुहान हो जाते हैं, उन्हें गंभीर चोटें आती है, अस्पताल भर्ती कराया जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद उनकी मौत हो जाती है। लाला लाजपत राय अपनी मौत से पहले भविष्यवाणी करते हैं कि मेरे शरीर पर पड़ी हुई एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य की ताबूत की कील बनेगी। जब भगत सिंह और उनके साथियों को लाला जी की मौत की खबर मिलती है तो उनका खून खोल उठता है और वो कहते हैं बदला लिया जाएगा, खून का बदला खून से। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद पुलिस अधिकारी जेम्स स्कॉट की हत्या की योजना बनाते हैं। हालांकि भगत सिंह और लाला लाजपत राय में वैचारिक मतभेद थे। लाला जी की हिंदुत्व राजनीति के भगत सिंह प्रबल विरोधी थे। 17 दिसंबर 1928 को योजना अनुसार पुलिस अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, लेकिन जो पुलिस अधिकारी मारा गया वो जेम्स स्कॉट नहीं, उसका असिस्टेंट सैंडर्स था। भगत सिंह के एक साथी जे गोपाल ने पुलिस अधिकारी को पहचानने में गलती कर दी थी, लेकिन फिर भी मारा गया तो एक अंग्रेज पुलिस ऑफिसर ही था, भले ही वो स्कॉट हो या सैंडर्स। उसी दिन शाम 4:30 बजे अनारकली पुलिस स्टेशन में 2 अज्ञात बंदूकधारियों के नाम एफआईआर दर्ज होती है। इस एफआईआर में भगत सिंह का नाम नहीं था, क्योंकि ना तो पुलिस भगत सिंह और उनके साथियों को पकड़ने में सफल हुई थी और ना ही उन्हें भगत सिंह के खिलाफ कोई सबूत मिले थे। कुछ दिनों बाद पूरे लाहौर में पोस्टर लगाए जाते हैं जिन पर लिखा था सैंडर्स की हत्या कर दी गई है और लाला लाजपत राय की मौत का बदला ले लिया गया है। सबूतों के अभाव में पुलिस सैंडर्स की हत्या का केस ठंडे बस्ते में डाल देती है। भगत सिंह की फांसी से संबंधित दूसरा केस था सेंट्रल असेंबली बम कांड। सैंडर्स की हत्या के अगले ही साल अप्रैल 1929 में अंग्रेज सेंट्रल असेंबली में 2 बिल लेकर आते हैं, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल। अंग्रेज इन बिलों के माध्यम से मजदूर संगठनों को खत्म करना चाहते थे ताकि भारत में पूंजीवाद की जड़ें मजबूत हो सके। इन बिलों के अनुसार अगर मजदूर अपनी मांगों के लिए किसी भी प्रकार की हड़ताल करते हैं तो उनको बिना केस चलाए पब्लिक सेफ्टी के लिए केवल और केवल शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन इससे भी बड़ी चिंता की बात ये थी, कांग्रेस, मुस्लिम लीग जैसी बड़ी राजनीतिक पार्टियां इन बिलों का पुरजोर तरीके से विरोध नहीं कर रही थी। देश में बस हल्का फुल्का विरोध हो रहा था। ऐसा लगने लगा कि अंग्रेज बड़ी आसानी से सेंट्रल असेंबली में ये बिल पास करा लेंगे। इसीलिए क्रांतिकारी संगठन HSRA ने डिसाइड किया कि हम असेंबली में बम फेंक कर इन बिलों का विरोध करेंगे और पूरे देश का इन काले कानूनों की तरफ ध्यान आकर्षित करेंगे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को बम फेंकने के लिए चुना गया। मैं आपको क्रांतिकारियों की पूरी योजना बता देता हूँ ताकि आप क्रांतिकारी
क्रांतिकारियों और भगत सिंह के जीवन का असली महत्व समझ सके, इसलिए ध्यान से सुनना। योजना ये थी कि बम खाली जगह पर फेंके जाएंगे ताकि किसी की जान नहीं जाए, और अगर किसी की जान नहीं जाएगी तो बम फेंकने के जुर्म में ज्यादा से ज्यादा 4-5 साल की सजा होगी और बाद में भगत सिंह आसानी से जेल से रिहा हो जाएंगे और अपनी क्रांतिकारी गतिविधियां जारी रखेंगे। भगत सिंह को बम फेंकने के लिए इसलिए चुना गया था क्योंकि भगत सिंह एक शानदार प्रेरक वक्ता थे। क्रांतिकारी अदालत को मंच बनाकर अपने क्रांतिकारी विचारों को देश तक फैलाना चाहते थे। जब कोर्ट में केस चलेगा तो भगत सिंह पूरी दुनिया के सामने अपने क्रांतिकारी विचार रखेंगे जो समाचार पत्रों के माध्यम से पूरे देश तक पहुंचेंगे और भारत के लाखों युवाओं को क्रांति और क्रांतिकारी बनने की प्रेरणा मिलेगी और इस तरह क्रांति के जरिए देश को आजाद करवाया जाएगा। भगत सिंह खुद कहते थे, बम और पिस्तल से क्रांति नहीं आती, क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। दिन था 8 अप्रैल 1929। आज दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में पब्लिक सेफ्टी बिल पेश करना था, जिसके बाद ये बिल कानून बन जाते। सुबह करीब 11 बजे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त असेंबली में दाखिल हुए। जैसे ही सदन में पब्लिक सेफ्टी बिल पेश किया गया, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए असेंबली के बीचों बीच खाली जगह पर बम फेंक देते हैं। चारों तरफ धुआं फैल जाता है, अफरा तफरी मच जाती है, लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन दोनों क्रांतिकारी भागने के बजाय अपनी जगह खड़े रहते हैं, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहते हैं। सदन में कई सारे पर्चे भी फेंकते हैं जिन पर लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। भगत सिंह पिस्तल निकालकर हवा में 2 फायर भी करते हैं और अंत में पुलिस के सामने सरेंडर कर देते हैं, जो कि उनकी योजना का हिस्सा था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पर देशद्रोह का मुकदमा चलता है। बटुकेश्वर दत्त ने अदालत में अपना पक्ष रखने के लिए आसिफ अली को वकील चुना, जबकि भगत सिंह ने कोई वकील नहीं चुना। वो अपना केस खुद लड़ते हैं क्योंकि उन्हें तो अदालत को अपना मंच बनाकर समाचार पत्रों के माध्यम से अपने क्रांतिकारी विचारों को देश के युवाओं तक पहुंचाना था और वो इस मकसद में कामयाब होते हैं। लेकिन अदालत देशद्रोह के अपराध में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। काफी लोगों को ये गलतफहमी होती है कि भगत सिंह को बम फेंकने के जुर्म में फांसी की सजा हुई थी, तो ऐसा नहीं है। आप सोच रहे होंगे फिर किस केस में भगत सिंह को फांसी की सजा हुई थी, तो धैर्य रखिए, वीडियो खत्म होते होते आपको आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा, आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास की सजा होने के तुरंत बाद पुलिस सैंडर्स की हत्या वाला केस पुनः खोल देती है, जिसे इतिहास में लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। होता यह है कि पुलिस क्रांतिकारी संगठन HSRA के बम कारखानों पर छापा मारती है और कई सारे क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करती है, जिसमें सुखदेव राजगुरु भी शामिल थे। इन क्रांतिकारियों में से कुछ गद्दार पुलिस के सामने मुंह खोल देते हैं और सरकारी गवाह बन जाते हैं, जिनमें वो जयगोपाल भी शामिल था, जिसकी गलती की वजह से जेम्स स्कॉट की जगह सैंडर्स मारा गया था। सरकारी गवाह बने गद्दारों के बयानों के आधार पर पुलिस भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु सहित 21 लोगों पर सैंडर्स की हत्या के आरोप लगाती है और मुकदमा दायर करती है। भगत सिंह को पुणे जेल से ही गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस अदालत में बताती है कि जिस पिस्तल से भगत सिंह ने असेंबली में फायर किया था, उसी पिस्तल से सैंडर्स पर गोलियां चलाई गई थी। हम केस की उतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन इतना याद रखें कि भगत सिंह ने मजिस्ट्रेट को लेटर लिखकर अदालत में आने से इनकार कर दिया था और मजिस्ट्रेट ने बिना क्रांतिकारियों का पक्ष सुने ही मुकदमा आगे बढ़ाया था और अंत में असंवैधानिक तरीके से 7 अक्टूबर 1930 को अदालत ने तीनों क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुना दी। महात्मा गांधी ने भी इनडायरेक्टली इन क्रांतिकारियों की सजा को असंवैधानिक बताया था। अब आते हैं इस वीडियो के असली मकसद, गांधी जी की भूमिका पर। तो देखिए, 17 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक गांधी और भारत के वाइसरॉय लॉर्ड इरविन के बीच एक लंबी बातचीत चलती है और अंत में 5 मार्च 1931 को इनके बीच एक समझौता होता है, जिसे इतिहास में गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। गांधी जी ने इस बातचीत में भगत सिंह की फांसी रद्द करने के मुद्दे को इस एक्ट की शर्त नहीं बनाया था। इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन गांधी जी ने भगत सिंह की फांसी रुकवाने के लिए इरविन से बातचीत की थी, कई सारे प्रयास किए थे, उनके बारे में बात करते हैं। 18 फरवरी को गांधी इरविन से कहते हैं कि अगर आप वर्तमान माहौल को ठीक करना चाहते हैं तो आपको भगत सिंह की फांसी स्थगित कर देनी चाहिए। इसके जवाब में इरविन कहते हैं, मैं इस पर विचार करूंगा। गांधी इरविन समझौते के तहत
गांधी 90,000 राजनीतिक कैदियों को जेलों से रिहाई दिलवाते हैं, यानी वो कैदी जिन्होंने किसी हिंसा में भाग नहीं लिया था, केवल अंग्रेजों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया था, सत्याग्रह में भाग लिया था, ऐसे 90,000 राजनीतिक कैदियों की रिहाई की बात होती है। लेकिन देश में अफवाहें ये फैल जाती है कि गांधी जी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को भी रिहा करवा रहे हैं। दिल्ली से लेकर लाहौर तक लोगों की उम्मीदें गांधी जी से बढ़ने लगती है। इन्हीं अफवाहों के कारण पंजाब की नौकरशाही को इरविन पर संदेह हो जाता है कि गांधी के दबाव में इरविन क्रांतिकारियों की सजा रद्द न करते, और इस वजह से पंजाब की सारी ब्यूरोक्रेसी इरविन को लेटर लिखकर धमकी देती है कि अगर इन तीनों क्रांतिकारियों की फांसी रद्द की गई या स्थगित की गई तो हम पंजाब के सारे ऑफिसर इस्तीफा दे देंगे। उसी समय के एक न्यूज़पेपर फ्री प्रेस के एक टेलीग्राम में कहा गया था कि फ्री प्रेस को विश्वसनीय स्रोतों से पता चला है कि लॉर्ड इरविन खुद भगत सिंह की फांसी के पक्ष में नहीं थे, लेकिन पंजाब के अंग्रेज पुलिस अधिकारियों की धमकी के कारण उन पर दबाव था। गांधी एक और प्रयास करते हैं। आसिफ अली, जो बाद में उड़ीसा के राज्यपाल भी बनते हैं, उनको भगत सिंह से मिलने के लिए जेल भेजते हैं ताकि भगत सिंह से ये वचन ले सके कि भगत सिंह स्वयं और उनके क्रांतिकारी साथी भविष्य में हिंसा से दूर रहेंगे, और इस वचन के बाद गांधी इरविन पर नैतिक दबाव बनाकर भगत सिंह को रिहा करवा सके। लेकिन आसिफ अली भगत सिंह से मिलने में असफल रहते हैं। कुछ सोर्सेस तो ये भी बताते हैं कि खुद भगत सिंह ने ही आसिफ अली से मिलने से मना कर दिया था। 19 मार्च को गांधी फिर इरविन से मिलते हैं और फांसी टालने की बात करते हैं। 20 मार्च को गांधी भारत के गृह सचिव के साथ एक लंबी बातचीत करते हैं। 21 मार्च को गांधी फिर इरविन से मिलते हैं। गांधी इरविन की दुविधा से परिचित थे, इसलिए वो अपना आखिरी प्रयास करते हैं और 23 मार्च को इरविन को एक इमोशनल लेटर लिखते हैं। आप चाहे तो ये लेटर पढ़ सकते हैं। इस लेटर में गांधी जी अपनी जान डाल देते हैं इरविन को मनाने के लिए, लेकिन अब देर हो चुकी थी। वैसे तो फांसी देने का समय 24 मार्च सुबह 7 बजे था, लेकिन अंग्रेजों ने डर कर एक दिन पहले ही 23 मार्च शाम 7 बजे ही तीनों क्रांतिकारियों को फांसी दे दी। भले ही तीनों क्रांतिकारी हंसते हुए फांसी के फंदे पर झूल गए हो, हंसते हुए अपनी मातृभूमि के लिए शहादत दी हो, लेकिन जैसे इन क्रांतिकारियों की फांसी की खबर देश के लोगों तक पहुंचती है, सारा देश शोक में डूब जाता है। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि गांधी जी ने तो भगत सिंह को बचाने के लिए इतने सारे प्रयास किए, फिर भी उनकी आलोचना क्यों होती है, उन पर आरोप क्यों लगते हैं? तो उनकी आलोचना इसलिए होती है क्योंकि गांधी जी ने जो प्रयास किए वो आधे अधूरे थे। जो पत्र उन्होंने 23 मार्च को इरविन को लिखा था वो शायद पहले लिखते तो फांसी की सजा टल जाती। इस घटना पर गांधी जी पर दो गंभीर आरोप लगते हैं। पहला कि गांधी सिर्फ सजा टालने की बात कर रहे थे। गांधी जी ने कभी इरविन को ये नहीं कहा था कि भगत सिंह की फांसी रद्द की जाए, वो सिर्फ सजा टालने की बात कर रहे थे। इस आरोप पर गांधी समर्थक इतिहासकार कहते हैं कि गांधी जी के पास समय कम था, वो किसी भी तरह पहले फांसी रुकवाना चाहते थे और बाद में माहौल जब सही होता तो अंग्रेजों पर राजनीतिक दबाव बनाकर भगत सिंह को रिहा करवा लेते। दूसरा और सबसे गंभीर आरोप गांधी जी पर यह लगता है, और आरोप लगाने वालों में सुभाष चंद्र बोस भी शामिल है। आरोप ये लगता है कि गांधी को इरविन के साथ हुए समझौते में ये शर्त रखनी चाहिए थी कि समझौता तभी होगा जब भगत सिंह की फांसी रद्द होगी। इस तरह गांधी जी इरविन पर दबाव बनाकर भगत सिंह को बचा सकते थे। मेरे शब्दों पर ध्यान देना, बचा सकते थे। गांधी अपनी जिद पर भी अड़ जाते तो भी इस बात की पर्याप्त संभावना थी कि भगत सिंह को फांसी होती ही, क्योंकि उस समय की परिस्थितियां ही ऐसी बन चुकी थी। लेकिन गांधी जी को तो समझौते में यह शर्त रखनी चाहिए थी कि समझौता तभी होगा जब भगत सिंह की फांसी की सजा रद्द होगी। इस आरोप पर गांधी समर्थक इतिहासकार कहते हैं कि देखिए, भगत सिंह हिंसा या क्रांति के जरिए देश को आजाद कराना चाहते थे, वहीं गांधी अहिंसा के माध्यम से देश को आजाद कराना चाहते थे। दोनों के अपने अपने तरीके थे, अपने अपने रास्ते थे। गांधी जी अहिंसा को अपना धर्म मानते थे, हिंसा का उन्होंने जीवन भर विरोध किया। तो फिर गांधी किस मुंह से इरविन से ये कहते कि भले ही क्रांतिकारियों ने हिंसा की है, समझौता तभी होगा जब उनकी फांसी की सजा रद्द होगी। अगर भगत सिंह की जगह उनका बेटा भी होता तो भी गांधी अपने बेटे की जान बचाने के लिए एक्ट रद्द नहीं करते, अपने आदर्शों के साथ समझौता नहीं करते। हिंसा के रास्ते पर चलने वाले भगत सिंह को बचाने के लिए अहिंसा के पुजारी गांधी ने इतने सारे प्रयास किए, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। युवाओं की नाराजगी बढ़ने पर गांधी सफाई देते हुए यंग इंडिया में लिखते हैं, मैं वॉइस रॉय को जितनी तरह समझा सकता था मैंने समझाया, मैंने अपनी पूरी आत्मा उड़ेल दी, लेकिन मेरी सारी कोशिशें विफल हुई। मैंने आपके सामने दोनों पक्षों की बातें रख दी। अब आप खुद जज बनकर इस मुद्दे पर अपनी राय बना सकते हैं, और अगर आपको मेरी राय जाननी है तो थोड़ा
थोड़ा इंतजार करिए। अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर कि भगत सिंह खुद चाहते थे कि उन्हें गांधी जी बचा ले। जितना मैंने भगत सिंह को पढ़ा है, उनके विचारों को जाना है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भगत सिंह गांधी की दया पर जीवित रहना कभी पसंद नहीं करते। गांधी तो दूर की बात है, उनके पिताजी ने स्पेशल ट्रिब्यूनल को एक दया याचिका लिखी और उसमें कहा था कि भगत सिंह बेकसूर है, इसलिए उन्हें माफी दे दी जाए। जब इस बात का पता भगत सिंह को चलता है तो वो दुखी हो जाते हैं और अपने पिता को पत्र लिखकर कहते हैं, पिताजी मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी पीठ पर छुरा घोंपा गया हो। अगर किसी और ने ऐसा किया होता तो मैं इसे देशद्रोह से कम नहीं मानता। मुझे पता है कि आपने अपना जीवन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को समर्पित कर दिया, लेकिन इस समय आपने इतनी कमजोरी क्यों दिखाई। आप चाहे तो ये लेटर पूरा पढ़ सकते हैं। जब मैंने इस लेटर को पढ़ा था तो मैं बहुत इमोशनल हो गया था और आंखों में पानी भी आ गया था। एक और घटना बताता हूँ आपको। 20 मार्च 1931 को शहीद आजम भगत सिंह पंजाब गवर्नर को अपनी एक दया याचिका लिखते हैं, जिसमें वो कहते हैं, हम सरकार की नजरों में युद्ध बंदी है, इसलिए हमें फांसी देने के बजाय गोली मार दी जाए। भगत सिंह खुद कहा करते थे, इनकलाबियों को तो एक दिन मरना ही होता है। मेरा तो इस मुद्दे पर यही ओपिनियन है, जब हमारे आदर्श शहीद आजम भगत सिंह खुद देश के लिए शहादत देना चाहते थे, वो अपनी शहादत के जरिए देश में क्रांति की ज्वाला पैदा करना चाहते थे और वो इस मकसद में कामयाब होते हैं। उनकी शहादत ने लाखों युवाओं को क्रांतिकारी बनने की प्रेरणा दी, देश को क्रांति की प्रेरणा मिली। तो फिर हमें गांधी को गाली देने के बजाय शहीद आजम भगत सिंह की शहादत पर गर्व करना चाहिए। शायद हमें अब उनकी शहादत के इतने सालों बाद ये रोना छोड़ देना चाहिए कि गांधी ने भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया। जब हमारे आदर्श ही ऐसा नहीं चाहते थे तो फिर हम क्यों गांधी से उम्मीद लगाते हैं। मेरे गांधी जी से कई सारे वैचारिक मतभेद हैं, लेकिन मैं इस मुद्दे पर तो गांधी जी को दोषी नहीं मानता। हो सकता है आप मेरे विचारों से सहमत नहीं हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना ताकि मुझे भी पता चले आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं। जय हिंद।